आज का टॉपिक प्रेशर इन फ्लूइड्स। इससे पहले हमने हर एक ग्रेविटेशनल के पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। एक या दो पार्ट्स बस बाकी हैं और हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी पढ़ने बैठे दोस्तों, एक कॉपी और एक पेन के ही साथ आपको बैठना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना आप समझोगे उतना आप लिखोगे, तो इसके लिए आपको इससे आपका जो सोचने की शक्ति होगी और समझने की शक्ति होगी बढ़ेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ऐसे ही करना। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेशर इन फ्लूइड्स का मतलब क्या है? फ्लूइड्स क्या होते हैं दोस्त? फ्लूइड्स मतलब होता है लिक्विड या गैस, कोई भी टाइप का लिक्विड या फिर कोई भी टाइप का गैस। जैसे कि गैस तो ऑक्सीजन हो गया और लिक्विड हमारा वाटर हो गया। दोनों में से कोई एक हम लेते हैं, उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। ध्यान रखिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। और एक्सर्ट मतलब कहाँ कहाँ रहते हैं? दो जगह रहते हैं, प्रेशर ऑन द वॉल एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का मतलब क्या है भैया? देखो, कंटेनर का मतलब यही है कि जब भी कोई फैक्ट्रीज के अंदर कुछ बनाना होता है, तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं ना, ये कंटेनर के नीचे पाए जाते हैं और ये प्रेशर में पाए जाते हैं। दो जगह पाए जाते हैं। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अब फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। जो फ्लूइड प्रेशर होता है, एक्ट्स हर एक डायरेक्शन में एक्ट करता है, हर एक डायरेक्शन में चलता है। वो कौन? फ्लूइड प्रेशर। ध्यान रखिएगा आप। प्रेशर इन ए फ्लूइड इंक्रीजेस विथ डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा। किसका? फ्लूइड का। अभी मुझे लगता है आपको समझ में ना आए, लेकिन थोड़े बहुत दो तीन टॉपिक्स और हैं। अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। वेल हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज का टॉपिक है बियोंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद एक और टॉपिक होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों 5 नंबर में एग्जामिनेशन या टेस्ट में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। तो हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। बियोंसी का मतलब ये है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, कहने का अर्थ है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या फ्लूइड के अंदर तैरता है, डूब जाता है, मान लीजिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर डूब जाता है, तो वो एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? एक अपवर्ड फोर्स उसके अंदर पाया जाता है। उसको ही बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बियॉन्सी और अपथ्रस्ट। इसी ही प्रॉपर्टी को, ये जो चीजें हुई, ये जो प्रोसेस हुआ, उसको ही कहते हैं बियॉन्सी या फिर अपथ्रस्ट। अब ये एग्जांपल है, पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं, तब इस एग्जांपल को हम समझते हैं अच्छी तरीके से, जिससे हमें समझ में आएगा। तो देखते हैं क्या है। देन ये एग्जांपल को हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स आर सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन अ सरफेस वाटर। कहने का अर्थ है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो डूब जाता है या फिर वो तैरता है। ऐसा क्यों होता है, वो हम एग्जांपल से समझेंगे अच्छी तरीके से। देखते क्या है दोस्त। ये मत समझिएगा आप कि मैं कॉपी और पेन से समझा रहा हूं तो ये मैं गलत पढ़ा रहा हूं। देखो, मैंने अपना 100% दिया है, एनसीईआरटी का स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने अपना 100% दिया है और देखिए, मैंने जो चीजें बताई है सब परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। तो देखते हैं क्या है। टेक अ सम वाटर इन अ बीकर एंड टेक अ पीस ऑफ कॉर्क एंड एन आयरन। देखो, एक बीकर में पानी लेना है और एक पीस ऑफ कॉर्क एंड आयरन लेना है। कॉर्क का मतलब एक लकड़ी से बना हुआ थिंग या फिर मैटर। मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा और एक आयरन ऑफ अ सम मास। आयरन के पास सम मास है। प्लीज देम ऑन द वाटर, और दोनों को हमें पानी के अंदर डालना है। तो हम देखेंगे जो कॉर्क होगा वो फ्लोट करेगा एंड नेल इन सिंक्स। इसका मतलब क्या कि जो कॉर्क होगा वो तैरेगा और जो नेल होगा वो डूब जाएगा। नेल मतलब आयरन नेल, आयरन ये रहा। ठीक है, आयरन नेल वो डूब जाएगा। क्यों डूबा? तो एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से हम, जिससे हमें समझ में आए। देखो, मान लीजिए ये बीकर था जिसके अंदर पानी डाला, कॉर्क डाला, नेल डाला, नेल डूब गया, कॉर्क तैर रहा है। और एक बार ध्यान रखिएगा, जो अपना कॉर्क है तैर क्यों रहा है? इस पे बियॉन्ड फोर्स लग रहा है। बियॉन्ड यानी अपवर्ड फोर्स। ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगता है। इसी प्रॉपर्टी को बियॉन्सी बोलते हैं, पूरी के पूरे प्रोसेस को, जो पूरा प्रोसेस हुआ। और बियॉन्ड फोर्स इसके अंदर लगता है। किसके अंदर लगता है? जब ऑब्जेक्ट कोई फ्लूइड के अंदर जाता है। फ्लूइड मतलब पानी। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों कॉर्क जो था वो तैर रहा है और जो नेल है वो डूब गया। क्यों हुआ देखते हैं एक बार। ये भी अच्छी तरीके से मैंने रीजन दिया है। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो लेस हुआ किसके? डेंसिटी ऑफ वाटर के, देन इट विल फ्लोट ऑन अ लिक्विड। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है किससे? वाटर के, तो वो फ्लोट करेगा। फ्लोट मतलब तैरेगा, जैसे कि अपना कॉर्क तैरा। लेकिन इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से क्या हुआ? डेंसिटी ज्यादा हुई ऑब्जेक्ट की, तो वो डूब जाएगा। जैसे कि हमारा आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, उसकी वेट बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से वो डूब गया। लेकिन जो हमारा लकड़ी का कम था डेंसिटी, किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में, तो वो तैर रहा है। सिंपल सी बात थी। तो यही सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा और समझते रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसा मुझे तो नहीं लगता। देखो, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि मेरे जैसा यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं है, लेकिन देखो मैं बस ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने अपना 100% दिया है क्लास 9th में। अगर इससे अच्छा कोई पढ़ा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने अपना 100% दिया है। तो मैं यही कहूंगा, अच्छी तरीके से पढ़ते रहना, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अब देखते हैं आर्चिमीडियस प्रिंसिपल है क्या। ये भी मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 5 नंबर में, तो ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं क्या है ये। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज partially or completely immersed in a fluid it experienced। कहने का अर्थ है, जब भी कोई बॉडी में पार्शियली, आधा या पूरा डूब जाए फ्लूइड के अंदर, आधा या पूरा डूब जाए पानी के अंदर, तो वो क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। एक्सपीरियंस एंड अपवर्ड फोर्स, जैसे कि हमने अभी अभी देखा, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी लिक्विड।
बियॉन्ड फोर्स, जिसको हम बियॉन्ड फोर्स भी कहते हैं, इक्वल्स टू द वेट ऑन फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। कहने का अर्थ ये, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है, जब भी कोई बॉडी पूरी की पूरी फ्लूइड के अंदर डूबेगी या फिर मतलब समझ लीजिए डूबेगी, तो वो इक्वल टू होगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय इट। आशा करता हूं देखो आपको समझ में आया। अभी भी आपको समझ में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और देखते क्या है दोस्त, मान लीजिए कि हमने एक, देखो थोड़ा ड्राइंग मेरा सही नहीं है, लेकिन समझने के लिए क्या हुआ है, समझने के लिए बस मैंने बनाया, तो समझने के लिए आपको करना है, ठीक है। तो देखते क्या है, मान लीजिए एक एक हमारा पत्थर है जिससे हमने मेजर किया, तो एक डिवाइस है, डिवाइस का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डिवाइस कौन सा है। तो डिवाइस से बताया, हमें पता चला 0.6 न्यूटन का है ये जो पत्थर है। तो ये पत्थर को हमने एक बीकर के अंदर डाला, बीकर के अंदर पानी था, फ्लूइड था, तो फ्लूइड मतलब होता है पानी या हवा। तो हमने पानी लिया क्योंकि पानी अच्छा रहता है, जल्दी हो जाता है काम इससे, तो फ्लूइड हमने लिया है। तो फ्लूइड मतलब वाटर, तो जो हमने ये जो था ना 0.67 न्यूटन, तो ये पत्थर के साथ हमने डाल दिया इसको। जैसे हम पानी में डालेंगे ना, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जो पहले पत्थर का मेजरमेंट था 0.67 न्यूटन था, लेकिन जैसे आपने पानी में डाला ना, तो ये क्या होगा 0.40 न्यूटन हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, तो वो देखते हैं हम, तो इसका टेंशन नहीं है। तो ये जो लिक्विड है ना, पूरा लिक्विड जैसे आप डालोगे ना, ये लिक्विड इसके थ्रू दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। तो दूसरे कंटेनर जब जाएगा ना, तो आप देखोगे एक चीज कि जो दूसरा 0.4 न्यूटन तो पहले तो इतना तो था ही, लेकिन जो लिक्विड जो भरा गया ना, ये टोटल 0.27 होगा। तो जब ये दोनों का प्लस करोगे तो आप देखोगे 0.67 न्यूटन आ गया। तो सिंपल सी बात थी, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल यही कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के अंदर अगर दूसरा किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फ्लूइड के अंदर डालोगे, तो उसका वेट इक्वल टू होगा, उसका जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। यही डायग्राम अगर ये डायग्राम अगर आप एग्जामिनेशन में बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन ड्राइंग तो अच्छा होता है, लेकिन अब आपके सब्जेक्ट टीचर पे बेस करता है, क्योंकि ये सारी चीजें बोर्ड तो करता नहीं है, स्कूल ही करता है। लेकिन तो जो स्कूल वाला सर होता है, कोई कोई अच्छे नहीं होते, थोड़ा मार्क्स काट तो देख लेना अपने हिसाब से। आशा करता हूं आपको देखो समझ में आया हो। तभी भी ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया मुझे नहीं समझ में आया, तो रिक्रिएट करूंगा इस वीडियो को, ठीक है। सो देखते दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा है। और इसके अंदर कुछ चीजें और थे जो हम देखते हैं। बियॉन्ड फोर्स यानी अपवर्ड फोर्स एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली मतलब होता है देखो ऐसे, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे। तो ये वर्टिकली जो फोर्स होगा ना, वर्टिकली होगा। जैसे कि हमने देखा एक फ्लूइड था, तो हमने कुछ रखा, तो ये वर्टिकली सिस्टम हो रहा था पूरा, तो ये सिस्टम वर्टिकली होगा, ये ध्यान रखना, एमसीक्यूज के अंदर आता है। एंड क्या है, द वेट ऑफ अ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जितना वेट हुआ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मतलब जितना फ्लूइड बाहर गिरा, वो किसके इक्वल होगा, अपवर्ड फोर्स के, बियॉन्ड फोर्स के, जो कि मैंने बताया, यही आर्चिमिडीज प्रिंसिपल था। तो और क्या है, प्रिंसिपल अप्लाइज बोथ लिक्विड एंड गैसेस। ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछता है, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल विच बीच मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, लिक्विड में, गैस में। कभी लिक्विड बोल देगा, कभी गैस बोल देगा, कभी सॉलिड बोल देगा। तो लिक्विड गैस दोनों में होता है, सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो ये सारी चीजें मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ा तो मुझे कुछ कुछ चीजें दिखी जो डेफिनेशन के रूप में आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता आधा अधूरा ज्ञान दूं आपको जिससे आपको दिक्कत हो, नहीं, मैं अपना पूरा का पूरा अपना 100% दे रहा हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आए, और कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है, भले छोटी हो चाहे बड़ी हो, 100% मुझे हर एक चीज को कवर करना है। प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्त। सो देखते क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, रिलेटिव डेंसिटी जो भी हुआ सब्सटेंस का, रिलेटिव डेंसिटी जो भी सब्सटेंस का होगा वो एक रेशियो है। क्या है, रेशियो इज ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। रेशियो का मतलब क्या है दोस्त, मैं एक बार ऐसे बताता हूं आपको, जो भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हुआ ना अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इसका मतलब यही है। डेंसिटी ऑफ मतलब सब्सटेंस मान लीजिए 5 है, तो वेट जो होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, जो भी डेंसिटी ऑफ वाटर होगा वो भी 5 रहेगा, 5/5 इज इक्वल टू 1। यही है इसका मतलब, डेंसिटी रेशियो का मतलब। ये जनरली डेफिनेशन के रूप में आता है, तो इसको आप रट लेना ज्यादा अच्छा होगा, समझना नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत रट सकते हो, ठीक है। एंड इट इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज एंड हैज अ नो यूनिट। और इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये एमसीक्यूज के अंदर एक दो बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो नो यूनिट लिखना है आपको, ध्यान रखना है। और एक चीज, डेफिनेशन या फिर डेफिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन डिफरेंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखो, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, बियोंसी, और ये सेंट्रीपेटल और एक और चीज है जो हम पढ़ेंगे, वो दोनों ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। अब सेंट्रीपेटल फोर्स का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है, देखते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स इज द रियल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स एक रियल फोर्स है दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में होती है तभी ये सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट होता है। अब ये एक रियल फोर्स है। अब मुझे पता है आपको समझ में नहीं है, भैया आपने डेफिनेशन पढ़ लिया। देखो इसका एक चीज है, मान लीजिए कि, ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकली करना है तो ध्यान रखना, एक बार एक रस्सी लीजिए, एक रस्सी में कोई भी भारी पत्थर बांधिए, ठीक है, भारी पत्थर बांध के ऐसे से घुमाइए उसे, ठीक है। तो वही मैंने किया है। तो एक बॉल है, ठीक है, मान लीजिए आप हो, आपका ये हाथ है, आपने उस रस्सी से बॉल को बांधा और बॉल को घुमाया। जब आप बॉल को घुमाओगे तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ध्यान रखिएगा, सर्कुलर पाथ में घुमा, जो ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना ऐसे ऐसे करके, इसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हमेशा सर्कुलर पाथ में घूमता है, जैसे कि मैंने बताया, ऐसे से हमने किया ना, ऐसे ऐसे, तो ये एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जैसे बॉल पहले यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे से घूमेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो, यही इसका मतलब है। इसका डायरेक्शन देखते हैं कहाँ है, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हिच कीप्स बॉडी मूविंग इन दैट पाथ। सिंपल सी बात है, मैंने डायरेक्शन बताया ना कि डायरेक्शन इसका सेंटर में होता है,
मतलब कि ऐसे से करोगे ना तो ये ऐसे से घूमेगा, ठीक है, ऐसे से घूमता रहेगा, ऐसे से घूमता रहेगा, ऐसे से घूमता रहेगा जब तक आप रुको ना, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका डायरेक्शन जो होता है टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल पे इसका डायरेक्शन होता है विच कीप्स द बॉडी मूविंग इन दैट पाथ। इसी पार्ट से मूवमेंट जो बॉडी होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो इसके अंदर हर चीज। एक और चीज है, देखते क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बॉडी इन सर्कुलर मोशन। सिंपल सी बात है, इसके अंदर सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन, ये एमसीक्यू उसके अंदर आता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स के अंदर कौन सा मोशन होता है, तो सर्कुलर मोशन होता है, ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं दूसरा टॉपिक हम, एंड इसमें एक फॉर्मूला भी है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r। m का मतलब होता है मास ऑफ बॉडी, v का मतलब होता है स्पीड ऑफ बॉडी, r का मतलब होता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब देखो इसका और इसका दोनों का ना जो फोर्स का फॉर्मूला है दोनों सेम है, तो हम ये दो पहले पढ़ लेते हैं, तब हम इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा एमसीक्यूज का तो कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, तो इससे हमारा थ्योरी भी मजबूत हो जाएगा और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी मजबूत हो जाएगा। तो पहले हम इसको देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम टू सेम सेंट्रीपेटल जैसा था, मतलब 50-20-30% बोल सकते हो है, बाकी 70-80% नहीं भी है। तो सिंपल सी बात है, जब आप रस्सी को आपने ऐसे से घुमाया, ठीक है, ऐसे से घुमाया, अब घुमा ही छोड़ दिया, ठीक है, जैसे कि मैंने अब देखो ड्राइंग बताया है। अब मान लीजिए कि ठीक है, एक बार वापस मान लीजिए कि आपने रस्सी से बांधा, ठीक है, रस्सी से बांधा, उस बॉल को ऐसे से घुमाया, घूम रहा है, जैसे उसमें सेंट्रीपेटल में घूम रहा था। देखिए सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, ऐसे से घुमा रहे छोड़ दो, उसको छोड़ दोगे ना तो ये बॉल ऐसे घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है, समझने के लिए खाली कि ये जो बॉल था ये से यहाँ हो जाएगा। तो ये कहने का अर्थ है, इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स का मतलब क्या होता है, अपने में ही घूमते रहे, अपने में ही घूमते रहे, उसको सेंट्रीपेटल बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब घूमते घूमते उसको छोड़ देना, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या है ये। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द अपेरेंट आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ये जनरली बाहरी बाहरी आउटवर्ड फोर्स पे एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, जब भी कोई ऐसे से घुमा के आप फेंक दोगे तो ये बाहर जाएगा, ना कि अंदर आएगा। जैसे कि ये बॉल पहले यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा। समझ कहने का अर्थ है कि बॉल जब ऐसे से करके हमने छोड़ दिया तो बॉल मूव हो गया बाहरी की ओर, ना कि अंदर, वापस यहाँ नहीं आया, वो बाहर की ओर चला गया। तो ये क्या हुआ, ये बाहर की ओर चला जाता है और ये सर्कुलर पाथ में होता है। सिंपल सी बात है, ऐसे घुमाते घुमाते जब से छोड़ा आपने, स्पीड भले थी लेकिन जैसे छोड़ा ऐसे स्पीड इसकी बढ़ गई, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया हो। डायरेक्शन क्या होता है इसका, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंट्रीपेटल में क्या था कि सेंटर ऑफ रोटेशन में ही होता है, लेकिन ये अवे है, बाहरी की तरफ है। बाहरी तरफ मतलब कि जैसे कि आपने छोड़ दिया ना इसको, तो ये बाहर की तरफ चला गया, तो ये कहां है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। आशा करता हूं समझ में आया हो इसके अंदर। और देखते क्या है, इट इज नॉट रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये रियल फोर्स नहीं है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रियल फोर्स नहीं है। इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ बॉडी। इनर्शिया ऑफ बॉडी हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है पिछले वीडियोस में कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r। सेम टू सेम जैसे कि सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला था वैसे वैसे इसका भी है, ठीक है। देखते हैं एक क्वेश्चन हम लगा लेते हैं जिससे हमारा बेस थोड़ा मजबूत हो जाएगा, हमारा न्यूमेरिकल कैपेसिटी, न्यूमेरिकल समझने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। देखते हैं क्या है। देन आता है दोस्त एक क्वेश्चन है जो इसकी इसी पे बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है तो आंसर सेम ही आएगा। बस उसमें कुछ कुछ डिफरेंस था जो मैंने डिफरेंस आपको बताया, लेकिन फॉर्मूला दोनों में सेम ही लगेगा और सेम ही आंसर आएगा। तो देखते क्या है। अ स्टोन ऑफ मास 1 kg is tied to spring एंड रोटेट इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक मास है, एक पत्थर का जो 1 kg है, जो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसकी रेडियस है 2 मीटर एंड उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। तो देखते हैं, सारी चीजें मैंने गिवन था, मैंने लिखा एम वी आर, एम है, वी है, आर, इसमें कुछ कन्वर्जन की जरूरत है ही नहीं, खाली वैल्यू को डालना है, फॉर्मूला के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू, जैसे कि हमने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू क्या था अपना, एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन में आर। बस वैल्यू को डाल दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो इसके अंदर। यह 2 मीटर है, ठीक है, 21 नहीं 2 मीटर है, ठीक है। तो ऐसे हमने वैल्यू रखा, हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूं देखो आपका ग्रेविटेशनल का थियोरी हर एक चीज कंप्लीट हो गया है, और कुछ कुछ देखो 2 या 3 न्यूमेरिकल्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। देखो ग्रेविटेशनल चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा था, इसमें मेरी कोई दिक्कत कोई गलती नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया। मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आए, ना कि ऊपर ऊपर से ज्ञान दे दूं। मेरा यही कर्तव्य है कि मैं आपको अच्छी नॉलेज दूं, हर एक चीज परफेक्टली बताऊं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। आशा करता हूं आपको हर एक चीज समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।